हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो आइए आज हम अपने सेट को आगे बढ़ाते हैं। आज है बीपीएससी 66 बीपीएससी के सेट टू को है। सेट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल में, उसको भी आप देख सकते हैं। इसे आज हम बनाते हैं। आज का हमारा कट ऑफ होगा 106 मार्क्स। आप पूर्ण रूप से इसे बना लीजिएगा, उसके बाद मिलाइएगा कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम बिना समय को गवाए हुए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पत्रिका का नाम दिया है और उसे सुमेलित करना है। अल हिलाल पत्रिका सही सुमेलित है, सही सुमेलित बताना है। तो अल हिलाल के संपादक थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो 12 में बंद हुआ था और 15 में पुनः चालू हुआ था। ये तो सही है। एनी बेसेंट यंग इंडिया के थे, एनी बेसेंट नहीं। न्यू इंडिया के एनी बेसेंट थे, यंग इंडिया के थे महात्मा गांधी। कॉमनवेल था एक साप्ताहिक पत्रिका जो एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। यानी कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हुआ था, इसकी अध्यक्षता MC मजूमदार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही का जोड़ा कौन था। प्रथम सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। अगर तीसरा सत्याग्रही पूछे तो ब्रह्मदत्त, BRAHM ब्रह्मदत्त, तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त, याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाला आधिकारिक इतिहास कौन था। तो 1885 में स्थापना हुआ, 35 में लिखते हैं पट्टाभी सीतारामैया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पाँचवा का डी, पाँचवा का ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, कौन सा एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। उग्र विचारधारा के समर्थक किन्हें माना जाता है। तो लाल, बाल और पाल जो थे उग्र विचारधारा के समर्थक थे। तो यहाँ पे हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, किस मुगल शासक काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लाया गया था। तो मनसबदारी प्रथा का विकास अकबर के द्वारा लाया था। अगला प्रश्न है, 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में सरकार बनाई। मुस्लिम लीग ने कौन से प्रांत में सरकार बनाई थी। तो ये पंजाब में बनाया था और बंगाल में बनाया था। बंगाल में फजलुल हक की कृषक पार्टी और मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल का गठन हुआ। सिंध में भी मुस्लिम लीग की सरकार बनी। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, मुंबई, मद्रास में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। यानी बंगाल हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। तो ये 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में बढ़ा था। लखनऊ से थी बेगम हजरत महल थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपियन में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत के व्यापारी में सबसे अंत में आया था। सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी आए थे 1664 में फ्रांसीसी आए थे। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थापकों एवं कौन सही सुमेलित नहीं है। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, सही है। द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन, एनी बेसेंट, ये भी सही है। सेवा सदन, MG रानाडे, ये सही नहीं है। समाज सुधारक ब्रह्मा जी M मलबरी ने सेवा सदन की स्थापना की। ब्रह्मा जी मलबरी, ये M रानाडे नहीं होगा, ब्रह्म जी मलबरी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज 28 में राजा राम मोहन राय के द्वारा, ये भी सही है। यानी कि इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था। ये हो जाएगा 1824 में।
प्रथम सैन्य विद्रोह हुआ था 1824 में, द्वितीय सैन्य विद्रोह हुआ था 1857 में। अगला प्रश्न, किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा गांधी जी को कहा गया था। अगला प्रश्न है, गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? दशावतार मंदिर जो है वो विष्णु को समर्पित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? किसमें प्रतिपादित किया गया निष्काम कर्म का सिद्धांत? ये है ईशोपनिषद में। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिले हैं? तो यह है कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम, गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम ने बड़ी संख्या में अभिलेख जारी किए थे। इसके अलावा उसने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा भी जारी किया। कुमारगुप्त प्रथम के काल में नालंदा महाविहार की स्थापना होती है। अगला प्रश्न, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो यह है जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम से। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। अनेकांतवाद या सयादवाद किसका कोड सिद्धांत है? अनेकांतवाद, सयादवाद, यह है जैन धर्म से रिलेटेड। अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है। यह सिद्धांत सयादवाद या सप्तभंगवाद सिद्धांत से गहरे रूप से जुड़ा है। जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने की सापेक्षिक सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है एरन अभिलेख से, जिसमें भानुगुप्त के एक सैनिक की पत्नी को सती किया जाता है, वो दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध कालिदास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यह है गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, सही है। मृच्छकटिकम की रचना की नहीं, मृच्छकटिकम की रचना कालिदास नहीं बल्कि मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक द्वारा की जाती है। इनकी रचनाएं संस्कृत भाषा में थी, सही है। भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, सही है। यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है। मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक के द्वारा। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बिहार पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में किससे संघर्ष करना पड़ा था? तो ये दाऊद खां करानी वंश के रूलर थे दाऊद खां करानी। 1574-76 में जब अकबर ने बिहार पर नियंत्रण स्थापित किया, उस समय बिहार में दाऊद खां करानी का शासन था। 1580 में बिहार को मुगल साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में घोषित किया गया था। 1580 में, याद रखिएगा, 1580 में बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस मध्यकालीन शासक द्वारा राजगीर के जैन मंदिर में दान देने के प्रमाण मिले हैं? सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेख में फिरोज शाह तुगलक द्वारा उन्हें दान देने का उल्लेख है। सुल्तान बनने के बाद फिरोज तुगलक ने सभी प्रकार के पूर्व के ऋण माफ़ कर दिए, इसमें कृषि ऋण भी शामिल था। अगला प्रश्न है, 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को संगठित कर आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये थे स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा था? तो ये था बंगाल और दिल्ली के बीच, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र दिल्ली और बंगाल के बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा। मुस्लिम आक्रमण के पूर्व बिहार दो राजनीतिक क्षेत्र में विभाजित था। दक्षिण में मगध और उत्तर में मिथिला राज्य प्रमुख थे। पाल वंशीय व्यवस्था कमजोर पड़ रही थी। अगला प्रश्न है, यूरोपीय कंपनी द्वारा बिहार से प्राप्त किया जाता था क्या चीज़? तो ये सोरा हो जाएगा, सूती वस्त्र हो जाएगा, नील हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। सोहरा के लिए ही हुआ था एक नोनिया विद्रोह। बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान हुआ था? बिहार में नंगी हड़ताल हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1930 में छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी के प्रचार और विदेशी सामान का बहिष्कार करने के लिए नंगी हड़ताल की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही मुंगेर के
तारापुर थाने पर तिरंगा फहराने के प्रयास में 2 दर्जन से अधिक देशभक्त शहीद हो गए थे। इसकी चर्चा पीएम मोदी ने मन की बात में भी की थी। 29 नंबर क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ? गोलघर का निर्माण सर जॉन शोर के सुझाव पे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। 1783 में अकाल के बाद जॉन शोर के अन्नागर निर्माण के सुझाव के बाद 84 में पटना में गोलघर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो 86 में बनकर पूर्ण हुआ। अगला प्रश्न है, पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये थे भूपेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त के सहयोग से साथ में कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तबला को प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तबला तो ये अमीर खुसरो को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के समय आया था, ये भी सही है। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है, ये भी सही है। अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बंगाल से हिंदी भाषा में चेंज हो गया था, नहीं, अंग्रेजी भाषा में चेंज हुआ था। लॉर्ड रिपन ने 1882 में इस अधिनियम को रद्द कर दिया, तो ये भी सही है, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, हिंदी भाषा नहीं अंग्रेजी में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन ने देसी भाषा के पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से लागू किया। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना, राजद्रोही लोगों को दबाना एवं ऐसे प्रयास के लिए समाचार पत्रों को दंडित करना था। अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बंगाल से अंग्रेजी में परिवर्तित हो गया था, ये हिंदी नहीं इंग्लिश में ट्रांसफ़र हो गया था। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का कृति स्तंभ किस शासक के शासनकाल में निर्मित हुआ? तो ये बनवाए थे राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर ए। प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किस मध्यकालीन शासन ने आरंभ किया था? प्रतीक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 मास की रचना किसके द्वारा की गई थी? 12 मास की रचना मलिक मोहम्मद जय सिंह। ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएगा। किसका विरोध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था? राजा राम मोहन राय सती प्रथा का किया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया, मूर्ति पूजा, ये भी बाल विवाह पश्चात शिक्षा का विरोध नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 36 का डी। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान किसानों ने प्रभु एवं खुदा के नाम पर शपथ ली कि वे लगान नहीं देंगे? तो बारदौली सत्याग्रह के टाइम लिए थे 1928 में जो हुआ था, जिनमें सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने नहीं किया? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये था। रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, यानी कि सभी का किया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। उपयुक्त सभी आंदोलन का आह्वान गांधी जी ने किया। 18 में अहमदाबाद मिल मजदूर एवं प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। उसके बाद हुआ था रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के खिलाफ 1919 में देशव्यापी आंदोलन चलाएं। 20 में असहयोग हुआ। 30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएं। उसके बाद 42 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाएं। अगला प्रश्न है, नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार के पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में हुआ? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, अर्थात 1989 में पहली बार 18 वर्ष के लोगों ने मतदान किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की असत्य व्याख्या को चुनिए। तो भारत और इंडिया नाम को स्वीकार किया गया। भारत को राज्यों का संघ कहा गया। राज्य और संघ दोनों की संप्रभुता बनी रहेगी, तो ये असत्य हो जाएगा। राज्य और संघ दोनों की संप्रभुता बनी रहेगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मतदाता दिवस मनाया जाता है जब निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, तो इसी दिन मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के संविधान के स्रोत में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कहाँ कहाँ से नहीं लिया गया? ब्रिटेन से संसदीय शासन लिया गया है, ठीक है।
मूल अधिकार अमेरिका से है। संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से है। मौलिक कर्तव्य आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है, आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है, अर्थात ये हमारा गलत हो जाएगा। आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मौलिक कर्तव्य लिया गया है रसिया से। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपना वीटो, पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया है। पॉकेट वीटो का प्रयोग 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में प्रयोग किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है कितना वर्ष पे? तो वित्त आयोग प्रत्येक 5वें वर्ष पे गठन किया जाता है। अभी 15वां वित्त आयोग का गठन किया गया है। आपको कमेंट में बताना है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन हो जाएगा बी, 6 अगस्त 1952। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बनते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष। 2019 में NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट में संशोधन के बाद वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द न्याय में किस न्याय की बात नहीं की गई है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है। 3 प्रकार के न्याय की व्याख्या किया गया है। धार्मिक न्याय नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवाद के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग। सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल 40 में डीपीएसपी के तहत। अनुच्छेद 40 में राज्य में पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के महान न्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए, ये भी सही है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ये भी सही है। संसद की कार्यवाही में भाग लेने और वोट देने का अधिकार है। भाग तो ले सकते हैं बट वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट देने का अधिकार नहीं है, सही हो, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये गलत लिखा गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को प्राप्त है? तो ये सभी अधिकार गैर नागरिकों को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ई। ये सब ही जो है गैर नागरिकों को प्राप्त है। सिर्फ नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ यहाँ के अधिकारों को प्राप्त है। अदरवाइज ये सभी यहाँ के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। निम्नलिखित में व्यापक मुद्रा, जिसे सुलभ मुद्रा भी कहा जाता है, की माप किसके द्वारा की जाती है? M3 के द्वारा। M3 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में साख मुद्रा में किसे शामिल किया जाता है? साख मुद्रा में प्रतिज्ञा पत्र, चेक, विनिमय पत्र, बैंक ड्राफ्ट सभी को शामिल किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ई। पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को मिलने वाला ऋण कितना होता है? तो ये होता है 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण होता है। ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका गठन आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत किया गया था, सही है। इसका गठन आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत किया गया, सही है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये भी सही है। आरबीआई की स्थापना मुंबई में हुई थी, आरबीआई की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। ये मुंबई नहीं कलकत्ता होना चाहिए था, मुंबई नहीं होना। इसका प्रथम गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ थे, ये भी सही है।
1 अप्रैल 1935 को गठित आरबीआई की अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपए थी। ये भी सही है। तो मुंबई नहीं कोलकाता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में बेरोजगारी दर 3 दशक में उच्चतम हो गई है। यह दर कितना है? तो ये दर है 7.11%। 7.11% है। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो ये हो जाएगा एसबीआई। एसबीआई देश का पहला वाणिज्यिक बैंक एसबीआई है। 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई है, जिसे बाद में 1955 में बदलकर नाम चेंज किया गया एसबीआई के नाम से। अगला प्रश्न है, गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां में कौन सा कथन सत्य है? किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिन के से अधिक रोका जा सकता है। ठीक है। किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन से अधिक रोका जाएगा। तो दोनों सही है। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। अगला प्रश्न है, आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय की अमृत योजना, अमृत अटल मिशन फॉर रिजुवेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन कितनी आबादी वाले शहर को आच्छादित करती है? तो ये है 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर को। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत किस खाद्य पदार्थ फलों का शीर्ष उत्पादक देश है? तो ये है भारत जो है दूध, दाल, अदरक, केला, अमरूद, पपीता, आम का शीर्ष उत्पादक देश है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है, शेयर बाजार में प्रयुक्त शब्द मार्केट कैपिटलाइजेशन, एम कैप का तात्पर्य क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन का तात्पर्य क्या है? तो ये है कंपनी के सभी शेयरों के सकल बाजार मूल्य से। एम कैप का मतलब होता है कंपनी के सभी शेयर के सकल बाजार मूल्य से एम कैप का तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, परंपरागत कृषि विकास योजना कब शुरू किया गया? तो यह था 2015 में। परंपरागत कृषि विकास योजना को 2015 में शुरू किया गया। इस योजना के तहत जैविक खेती को क्लस्टर पद्धति और पीजीएस प्रमाणीकरण द्वारा प्रोत्साहित किया गया जाता है। भारत सरकार कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा 15-16 से इसे नई परंपरागत कृषि विकास योजना का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, जीएसटी के संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। 1 जुलाई 2021 को जीएसटी के 4 वर्ष पूरे हुए। सही है। जीएसटी में अनेक अप्रत्यक्ष कर को समाहित किया गया है। ये भी सही है। जीएसटी के अंतर्गत 5, 12, 18 और 26% की दर है। 26 नहीं 28%। 5, 12, 18 और 28% की दर है। तो ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सी सही नहीं है। और आगे देख लेते हैं, जीएसटी परिषद जीएसटी की दर निर्धारित करती है। ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। 26 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 28%। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में भारत का कृषि निर्यात 41.8 अरब डॉलर हो गया है। 19-20 की तुलना में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये 18%। ऑप्शन ए। अगला है, मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री एवं कर्क रेखा आपस में कहाँ प्रतिच्छेदित करती है? तो ये प्रतिच्छेद करती है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन हो जाएगा बी। मध्याह्न रेखा टोटल 5 राज्यों से, मानक मध्याह्न रेखा टोटल 5 राज्यों से गुजरता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। इनमें से नवीनतम रॉक सिस्टम कौन सा है? नवीनतम रॉक सिस्टम है गोंडवाना लैंड। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है, भारत की वैसी नदी जो हिमालय के सभी श्रृंखला को काटती है। तो ये है सतलज नदी। सतलज नदी हिमालय के सभी श्रृंखला को काटती है। सतलज नदी हिमाद्री, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी को काटते हुए सिंधु में मिल जाती है। शिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। किस अभयारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील स्थित है? उदयपुर अभयारण्य, लावलौंग अभयारण्य, तोपचांची अभयारण्य, कैमूर अभयारण्य। तो ये है तोपचांची अभयारण्य से एक खूबसूरत झील है। तोपचांची अभयारण्य जो है झारखंड में स्थित है। इस अभयारण्य के बीच एक खूबसूरत झील है। लावालौंग चतरा जिला में एवं उदयपुर अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बंदरगाह का उत्तर से दक्षिण सही क्रम में बताना है। तो सही क्रम हो जाएगा विशाखापट्टनम, उसके बाद मछलीपट्टनम, उसके बाद चेन्नई, उसके बाद तूतीकोरिन। ऑप्शन नंबर डी।
भारतीय राज्य में साक्षरता दर का सही क्रम है, घटते हुए क्रम में बताना है साक्षरता दर का क्रम। तो ये हो जाएगा केरल सबसे ज़्यादा साक्षर, उसके बाद मिज़ोरम, त्रिपुरा, गोवा। केरल का साक्षरता प्रतिशत है 93, मिज़ोरम का साक्षरता है 91%, गोवा का है 88%, त्रिपुरा का है 87%, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी। अगला प्रश्न है पूर्णिया एवं मुजफ्फरपुर को कौन सा NH जोड़ता है? पूर्णिया एवं मुजफ्फरपुर के बीच है NH 57। अगला प्रश्न मकर रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है? तो मकर रेखा बोलीविया से नहीं गुजरेगा, बोलीविया से नहीं गुजरेगा। बोलीविया दक्षिण अमेरिका में मकर रेखा के उत्तर में स्थित है। मकर रेखा दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली से गुजरता है। भूमिगत जल द्वारा कौन सी आकृति बनती है? भूमिगत जल द्वारा घोलरंध्र, विलयरंध्र, डोलाइन, युवाला, पोलजे, लैपीज, अंधघाटी, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट आदि काष्ठ क्षेत्र में पाई जाने वाली स्थलकृतियाँ हैं। इनका निर्माण भूमिगत जल एवं वर्षा जल के विलयन क्रिया के फलस्वरूप होता है, अर्थात हमारा ऑप्शन हो जाएगा ई। कौन सा देश सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल के अनुसार? सबसे छोटा देश, तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा हो जाएगा बांग्लादेश, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सागर को पूर्व से पश्चिम का सही क्रम बताना है। तो ये हो जाएगा बेरिंग सागर, पीला सागर, लाल सागर, बेरिंग सागर, उसके बाद पीला सागर, लाल सागर, कैरेबियन सागर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। मैप से देख लीजिएगा, इसे पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है किस स्थान पर इको सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई है? इको सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना भभुआ जिला में की गई है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत किस जिला में है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत है पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन हो जाएगा सी। अनुसूचित जनजाति बिहार के जनसंख्या के कुल 1.3% है, जिसमें अग्रणी जिला है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में 6.35%, कटिहार में 5.86%। बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिला में है? बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिला में है? तो ये है समस्तीपुर में। समस्तीपुर में 96.53% जो लोग हैं वो ग्रामीण हैं। अगला प्रश्न है गंडक एवं कोसी नदी के मध्य स्थित है। गंडक एवं कोसी नदी के मध्य कौन सी नदी स्थित है? तो कमला और बागमती। ऑप्शन नंबर सी। जैव विविधता हेतु चौथा वन प्लैनेट समिट 11 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया कहाँ? तो ये आयोजित हुआ फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेटस ऑफ लियोपोल्ड इन इंडिया 2018 रिपोर्ट के अनुसार 2014-18 की अवधि में तेंदुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये वृद्धि हुआ है 62.5%। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? तो ये डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 1 अप्रैल 2021 को 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई? तो ये किया है श्रीलंका ने। ऑप्शन बी। अगला है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? नाबार्ड के अध्यक्ष है गोविंदा राजालू चिंताला। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान। अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कितना है? तो 5वां। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला है मिस इंडिया 2020। मिस इंडिया 2020 किसे चुना गया? तो तेलंगाना की 23 वर्षीय मानसा वाराणसी को मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 चुना गया है। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। 88 नंबर है वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार के बजट में शिक्षा के लिए कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है? तो ये 38,035.94 करोड़, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु हाल ही में किन दो राज्यों के बीच समझौता हुआ है? तो केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच 22 मार्च 2021 को समझौता हुआ है।
यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। कैच द रेन अभियान भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? कैच द रेन अभियान जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कैच द रेन अभियान शुरू किया गया। ई परिवहन सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन हो जाएगा सी। 30वां व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? 30वां व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं शरद पगारे। शरद पगारे व्यास सम्मान दिया गया है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 2020 का 30वां व्यास सम्मान हिंदी कथा साहित्य के लेखक शरद पगारे को उनके ऐतिहासिक उपन्यास पाटलिपुत्रा सामग्री के लिए प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है 2021 विश्व वन्य जीव दिवस का थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देश की सूची में भारत का स्थान कितना है? तो ये है 140। ऑप्शन बी हो जाएगा 140। अगला प्रश्न है राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा है इम्तियाज़ अली। इम्तियाज़ अली अनीश ओलंपिक में घुड़सवारी के खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले दूसरे भारतीय हैं। उन्होंने सिडनी में 2000 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भाग लिया। अभिनव बिंद्रा द्वारा लिखी गई पुस्तक है ए शॉट एट हिस्ट्री। अभिनव बिंद्रा शॉट एट हिस्ट्री लिखे हैं। ये लिखे हैं इम्तियाज़ अनीस। ऑप्शन नंबर डी। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेल शामिल थे? टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल 22 खेल शामिल थे, जिसमें भारत ने 19 पदक जीते हैं। 19 पदक जीतकर भारत देश का क्रम में 24वां नंबर पर स्थान अपना बनाया है। अगला प्रश्न है नौरा अल-मतरोसी किस देश की महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? नौरा अल-मतरोसी संयुक्त अरब अमीरात की। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है किस फिल्म ने 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? यह है नोमैडलैंड। ऑप्शन नंबर डी नोमैडलैंड। इस फिल्म के निर्देशक है क्लेज हाउ। क्लेज हाउ इस फिल्म के निर्देशक है। बदलाव के बाद केंद्रीय मंत्री परिषद में शिक्षा और ग्रामीण विकास मंत्री के जोड़े का चयन करें। तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान हैं और ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला है ई भंडारण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। ई भंडारण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 10 रुपये में एलईडी प्रदान किया जाएगा। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिला से हुई? तो आरा भोजपुर से। आरा भोजपुर से। ऑप्शन डी। अगला है बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा राजगीर में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर में बनेगा। इस संबंध में बिहार विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया है। बिहार का पहला नगर वन पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये किया जा रहा है गया में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है बिहार के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो ये है दरभंगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल, दरभंगा जिला में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस नए खेल को शामिल किया गया है? तो यह खेल किया गया है स्केटबोर्डिंग को, सर्फिंग को और स्पोर्ट क्लाइंबिंग को और कराटे कुमाइटो को। 1 2 4 5 को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। 1 2 4 5 स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और कराटे कुमाइट को शामिल किया गया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य का सही क्रम बताना है। तो सबसे ज़्यादा है गोवा में, उसके बाद है सिक्किम में, उसके बाद है दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। चाय महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? चाय महोत्सव मनाया गया असम में। असम के जोरहट में प्रतिवर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है। चाय के पौधे, बीजों और पत्तियों पर अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए यह स्थान प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास
दस्तलिक 2 का आयोजन किया गया? दस्तलिक होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। ऑप्शन हो जाएगा हमारा एप्पल। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला फायर पार्क बना उड़ीसा में। फायर पार्क बना उड़ीसा में। यही अगर टायर पार्क रहता तो ये होता पश्चिम बंगाल में। टायर पार्क, फायर पार्क बना उड़ीसा में। 5 जनवरी 2021 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश में अपनी तरह के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी तैरती भारत में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा, तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्य कोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमानित है? तो ये है 6.8%। ऑप्शन सी 6.8%। अगला है, दुनिया में स्वचालित कारों को सड़क पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है इंग्लैंड। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में कामगारों की कुल संख्या कितनी रही है? तो ये है 481.17 मिलियन। ऑप्शन बी। समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो फैदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। बैरोमीटर के द्वारा दाब मापा जाता है। अल्टीमीटर के द्वारा ऊंचाई मापा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु मापन के लिए किस विधि का यूज किया जाता है? यूरेनियम विधि। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है, आरएच कारक किस जंतु में देखा गया था? आरएच कारक बंदर में देखा गया था। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किस जंतु में सर्वाधिक पसलियाँ होती हैं? सबसे ज़्यादा पसलियाँ सांप में होती है। सांप में सर्वाधिक पसलियाँ होती है। ऑप्शन सी। मस्तिष्क में निम्नलिखित में किसके लिए जिम्मेदार है? मस्तिष्क जो है किसके लिए जिम्मेदार है? सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, सूंघने के लिए। तो ये सभी हो जाएगा ऑप्शन ई। केसरुक रज्जु में कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती हैं? तो 31 जोड़ी। ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रत्यावर्ती क्रिया का नियंत्रण कहाँ पर होता है? प्रत्यावर्ती क्रिया का नियंत्रण केसरुक रज्जु के द्वारा होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। सर्दी के मौसम में घट जाता नहीं, हमेशा समान तापमान बना रहेगा, यानी होगा किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति क्या होगी? तो श्वास की गति सामान्य से बढ़ जाती है। ऑप्शन ए। लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सी है? एंगस्ट्रॉम होता है -10, फर्मी मीटर होता है -15, नैनोमीटर होता है -9, माइक्रोन होता है -6। तो हमारा हो जाएगा फर्मी मीटर। ऑप्शन बी 10⁻⁻15। अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग है जो हर समय काम करते रहता है? तो कौन सा अंग है जो हमेशा काम करता रहता है? हृदय जो है वो हमेशा काम करते रहता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। किसका विमीय सूत्र m0l1t-1 होता है? l1t-1 तो मीटर पर सेकंड यानी कि चाल का जो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ऑप्शन हो जाएगा ए। श्वसन के दौरान वायु का गमन का सही क्रम बताना है। तो आगे नासा मार्ग में जाएगा, उसके बाद ट्रैकिया में जाएगा, उसके बाद ब्रोंकाई में जाएगा, उसके बाद ब्रोंकियोलस में जाएगा। नासा मार्ग, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस। ऑप्शन हो जाएगा बी। निर्वात में गमन करने वाले तरंग हैं कौन से? विद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं वो निर्वात में भी गमन कर सकते हैं, उनके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा भौतिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना नहीं। देखिए भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल बताना है तो ये हो जाएगा बर्फ़ का पिघलना भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। और किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र उदाहरण नहीं है? तो पौधे की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना एकमात्र कारण नहीं है। 29 का हो जाएगा डॉग डी। कौन सा तत्व नहीं है? कौन सा तत्व नहीं है? तो ये हो जाएगा गैस तत्व के अंतर्गत नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी।
अगला प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? तो इसे संग्रहित किया जाएगा उच्च दाब पर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर है 133, कौन सा वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? जैव सूचक है कौन सा? तो लाइकेन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? तो ये बनता है कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है? तो द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है, किस वैज्ञानिक ने द्रव के विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? विभाज्यता का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो जॉन डाल्टन के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा ए। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का यूज किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस के बने चश्मे का यूज किया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र पूछ रहा था, तो MgCl2 होता है, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। कौन सौर विकिरण में किस परास रेंज में दिखता है? सौर विकिरण 3900 से 7800 दिखता है, यानी कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, 400 से 7800 ये। अगला है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, यह क्वेश्चन है मैथ्स का, इसका सही उत्तर इसको बना लीजिएगा। अगर बनाने के बाद दिक्कत होती है तो कमेंट में कर दीजिएगा, सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा ग्रुप में। क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 इंटीजर 1/3 डेज, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पार्टनरशिप से क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न जो है वो साधारण ब्याज से क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा 3%। SICI से मिक्स क्वेश्चन था, नल टंकी से क्वेश्चन दिया है एक, इसका सही उत्तर हो जाएगा 5/8। अगला प्रश्न है 145 नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा 50.28, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से दिया है। अगला प्रश्न है LCM-HCF से, इसका आंसर हो जाएगा 96। अगला प्रश्न है लाभ हानि से क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 700, इसका आंसर हो जाएगा 700। अगला प्रश्न है अलजेब्रिक क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 9 इंटीजर 3/4। अगला प्रश्न है 49 में सीरीज दिया है, इसे बनाना था, इसका आंसर हो जाएगा 460। अगला है पाई चार्ट से क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा कुल व्यय का 10%। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग। इसमें आप अपना आंसर कमेंट करके बताइएगा कि आप कितना सही कर पाए हैं।